Good morning, students. I hope you all will be fine. I am Shiven sir, your quality teacher, and today we will continue our chapter number 2, the end of bipolarity, and its next topic, consequences of shock therapy. So, students, let us study. The shock therapy administered in the 1980s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. It means you know very well that consequences of shock therapy. Consequences of shock therapy, it means I have already told you that what is shock therapy. Here shock therapy means United Nations economical parts. It means IMF and World Bank, and where we will study consequences of shock therapy. In what way IMF and the World Bank started their work for after breakup of the USSR countries or Soviet countries, why and in what basis they worked. So let us continue. The shock therapy administered in the 90s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption. Generally, it brought ruin to the economics and disaster upon the people of the entire region. ये 1990s के आसपास की घटना है शॉक थेरेपी, जब आपको पता है सोवियत यूनियन ब्रेक होता है, कोलैप्स होता है, उसके बाद फिर नए नए कंट्री बनते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हैं, और उनको उसमें शॉक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। शॉक थेरेपी एक नया टर्म उस समय आया था। शॉक थेरेपी का वहाँ मतलब था कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। वर्ल्ड बैंक और IMF का जो हेल्प था उसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। रसिया में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो था लार्ज लेवल पर वो कंट्रोल हो गया था या कोलैप्स हो गया था। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। स्टूडेंट्स, you know very well that past time when the USSR will be the USSR was continue, that time there were many countries with them, many alliances with them, but the whole ideology was communist. You know very well the ideology of Soviet Union was communist, and each and every work did by the government, not public, not people. So you know 90% इंडस्ट्रीज़ जो थी वहाँ की, कहाँ की, सोवियत यूनियन की, वो सेल की कर दी गई 1990s के आसपास। किसको सेल कर दी गई? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी। ऐसा क्यों होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, आपने पढ़ा था कल ही कि धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जो था वो किसकी ओर देख रहा था? वेस्ट की ओर देख रहा था, US की ओर देख रहा था। और देखने के पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, लिबरल इकोनॉमी थी, जहाँ पर पब्लिक को वरीयता दी जाती थी, पब्लिक को प्रायोरिटी दी जाती थी। इसी वे में रसिया ने भी क्या किया कि अब वहाँ के कम्युनिस्ट सिस्टम को तो ब्रेक हो ही गया था, अब वहाँ पर जो चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू हुआ करती थी, गवर्नमेंट के थ्रू ना हो करके अब जो है वहाँ भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मौका दिया जाने लगा। सिंस द रिस्ट्रक्टिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज and not by government directed industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries। मतलब तभी से क्या हो गया कि सारी जो मार्केट की फोर्सेस थी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कर दिया था। किसके लिए? जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनको दे रखी थी अपनी कंपनियां।
और अपने इंडस्ट्रीज़ को पूरा हैंड ओवर करती चली जा रही थी। इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ कि वर्चुअल डिसअपियरेंस हो गया पूरे इंडस्ट्रीज़ का। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गार्गेज सेल इन हिस्ट्री। मतलब अब तक के इतिहास में इसे सबसे बड़ा सेल करार दिया गया। मतलब अब तक का सबसे बड़ा कोई कंपनी या किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सेल करने का मामला सामने आया था। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस। वो कंपनियां कैसे बेची गई थी? अंडरवैल्यूड मतलब घाटे में, और पूरी तरह से कम प्राइसेस में वो फेंक दी गई थी, एक तरह से दे दी गई थी। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट्स। अधिकतर सिटीजन क्या करने लगे? धीरे धीरे ब्लैक मार्केट से वाउचर्स खरीदने लगे, मतलब छोटे छोटे फर्म लेना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज दे नीडेड द मनी, क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो भी छोटे छोटे बिजनेस लेना खरीदना शुरू कर देते हैं। अभी तक सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, अचानक से सब कुछ पब्लिक के हाथ में आता गया, तो पब्लिक जो वहाँ ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देती है पैसे के लिए। द वैल्यू ऑफ द रूबल क्या था? रूबल आपका बहुत अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ये रसियन मनी था। जैसे इंडियन मनी क्या है? रुपया है ना, ऐसे ही रसियन मनी क्या है? रूबल है। द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी, डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। तो जब इस तरह के हालात पैदा हो गए, गवर्नमेंट की सारी कंपनियां आज प्राइवेट फर्म को दिए जाने लगी, और प्राइवेट पब्लिक जो थी वो भी धीरे धीरे करके थोड़ी छोटी छोटी फर्म खरीद रही थी मार्केट से पैसे कमाने के लिए, छोटे छोटे बिजनेस कर रही थी। ऐसे में नुकसान क्या होता है? वहाँ की जो करेंसी रहती है, जिसको हम रूबल कहते हैं, उसका नुकसान होता है और उसका पतन होना शुरू हो जाता है नाटकीय तरीके से, ड्रामेटिकली। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई। जो मुद्रा का घटता रेट था ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा हाई होता चला जा रहा था। दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। इससे क्या होता है कि वहाँ के लोग जो थे अपने सेविंग्स को पूरी तरह से बचा नहीं पाए और वो लॉस्ट हो जाती है। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था वहाँ का अभी तक, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया, वो भी ब्रेक हो गया। वहाँ के जितने भी फार्म थे वो ब्रेक हो गए, अब डिसइंटीग्रेट हो गए। पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, क्योंकि लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। एंड रसिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, और रसिया ने क्या किया? फूड इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। द रियल जीडीपी ऑफ रसिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। मतलब जो रसिया का रियल जीडीपी था 1999 में, वो बिलो था किससे? 1989 से। कहने का मतलब 10 साल पहले जो इकोनॉमी रसिया की थी कितने स्ट्रॉन्ग थी जब वह सोवियत यूनियन था, लेकिन जैसे ही वो रसिया बना वहाँ चेंजेस देखने को मिले। जैसे वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस हो रहे थे, वैसे वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे करके काफ़ी वीक होती चली गई। और किसी भी देश की ग्रोथ में वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जीडीपी मस्ट होती है। यू are also a student of economics and you know very well what is the value of GDP for a country. The old trading structure broke down with no alternative in its place. और ओल्ड जो वहाँ का सिस्टम था अभी तक ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और उसके ऑप्शन में अभी तक कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती जिसके माध्यम से वो जगह मिल सके। मतलब वहाँ का जो ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम था वो तो ब्रेक हो ही चुका था, उसकी जगह पे कोई नया भी ट्रेडिंग सिस्टम अभी तक नहीं आ सका था। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। मतलब जो पुराना सिस्टम चला रहा था सोशल वेलफेयर का अभी तक, वो सिस्टमेटिकली मतलब धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द विथड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। और अधिकतर लोग जो थे गवर्नमेंट सब्सिडीज पा रहे थे, धीरे धीरे क्या हो गया, वो गरीबी में आगे बढ़ते चले गए। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे
वो धीरे धीरे समाज से बाहर होना शुरू हो गए, मतलब अदर ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दिए। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। और जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, ऐसे लोग क्या किए, वहाँ से निकल लिए, डिसइंटीग्रेट कर लिए, मतलब वहाँ से बाहर चले गए। अ माफिया इमर्ज इन द मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। अधिकतर कंट्री में माफियाओं का उदय होने लगा। एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसे माफिया कौन से थे, इकोनॉमिक्स के माफिया थे, जो बाज़ार पर, ठीक है, व्यापार पर, व्यवसाय पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिए। और उसका असर क्या देखने को मिलता है कि पूरी तरह से वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो वीक होती चली गई। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़। पहले तो लगा था प्राइवेटेशन से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफिट होंगे हमें, लेकिन धीरे धीरे लॉस देखने को मिलने लगा था। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रसिया। जो अभी तक पोस्ट सोवियत स्टेट था, मतलब रसिया, उसके बारे में कहा गया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। अब क्या था, वो रिच और पुअर रीजन में डिवाइड हो गया। अभी तक क्या था, एक जैसा था रसिया, लेकिन धीरे धीरे वो डिवाइड होता चला गया। और कैसे डिवाइड हो गया, रसिया ही रहा, लेकिन वहाँ की जो सोच थी, वहाँ का जो सिस्टम बन गया था, उसकी वजह से अब रसिया में पूरी तरह से दो तरह के लोग रहने लगे, गरीब और अमीर। वह भी एक तरह से डेवलपिंग कंट्री की राह पर आ गया था। जैसे अभी हमारा स्टेट कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है, डेवलपिंग स्टेज में है और इसको डेवलप होना है, लेकिन अभी ये डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, डेवलपिंग स्टेज कह सकते हैं। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल। अब वहाँ पर बड़ी इकोनॉमिकली वीक सिचुएशंस देखने को मिलने लगी, लोगों की पॉवर्टी लेवल बढ़ता चला गया और सिस्टम जो है पूरी तरह से आउट ऑफ कवरेज हो गया वहाँ की गवर्नमेंट की। आगे देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो पूरी तरह से उस अटेंशन से नहीं बनाए गए थे, उस प्रायोरिटी से नहीं बनाए गए थे जो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकें, मतलब वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऐसी अभी तक कोई संस्थाएं नहीं बन पाई थी, या वहाँ का जो डेमोक्रेसी बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इतना परफेक्ट अभी नहीं हो पाया था जिससे कि वो बैलेंस बना के चल सके पॉवर्टी और रिचेस के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वहाँ के कंट्रीज जो भी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे, और जब भी कोई भी काम हम जल्दी में करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें उतना पॉजिटिव नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1946 से स्टार्ट हुआ था और 1949 में जाकर के बना था, मतलब 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे थे उसको बनने में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान इतने समय में बना था, तभी आज तक भारत का एक ही संविधान है, दूसरा संविधान नहीं बना, बल्कि 368 आर्टिकल के तहत बार बार इसको अमेंड किया जाता है। आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे संविधान बने। आपको पता है रशिया का ही आपने पढ़ा था, आपको कन्फ्यूजन अगर होगा, डाउट होगा तो आप देख लेना एक बार फिर से, रसिया का ही आपने पढ़ा था जिसके 6-6, 7-7 बार संविधान बन चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अमेरिका भी एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था स्टार्टिंग से ही, लेकिन इंडिया तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन स्टार्टिंग का डेमोक्रेटिक कंट्री और जिसमें ढेर सारे रूल्स रेगुलेशंस वाले कंट्री अगर किसी को कहें हम, तो अमेरिका था। वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना
और सबसे बड़ी चीज़ बेटा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक किसी तरह का अमेंडमेंट इस लेवल पर नहीं हुआ है जैसे इंडिया जैसे कंट्री में हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेकर्स थे वो किस तरह से ड्राफ्ट प्रिपेयर किए हुए थे। तो प्रॉब्लम क्या थी सबसे बड़ी, कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बहुत ही हरी में बनाया गया था, बहुत जल्दी में बनाया गया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिल रहा था। इंक्लूडिंग रशिया, मतलब रशिया की भी यही हालत थी। ये यूनियन से अलग हुए और कंट्री तो थे ही, रशिया की भी स्थिति ऐसी ही थी। हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak। मतलब यहाँ भी स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। ख़राब किस मामले में थी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बने थे प्रेसिडेंट वो पूरी तरह से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो गवर्नमेंट के तौर पर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पब्लिक के तौर पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पब्लिकली इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। और जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत उनको चुना गया था वो वीक सिस्टम था, वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर्स। सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट के पास बड़े पावर हो गए थे। एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन, मतलब उनके पास अब तक बहुत सारी अथॉरिटीज़ आ गई थी। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर्स। मतलब जो पड़ोसी देश था रसिया का सेंट्रल एशिया में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, जो कि रसिया यूएसएसआर से ही अलग हुआ था, जहाँ से रसिया अलग हुआ था, वहाँ के प्रेसिडेंट अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट किए। अपॉइंट करने के बाद अपने आप को फिर से 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं अपने कार्यकाल को। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, और किसी तरह का डिसेंट या किसी तरह का अपोजिशन भी अलाउ वो नहीं करते हैं। कहने का मतलब था कि वो खुद को इतने पावरफुल बना लिए थे जिससे कि अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रांग वो करते चले जाएं। आगे से देखते हैं। देखिए आगे, दे अलाउड नो डिसेट और अपोजिशन, मतलब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में किसी तरह का अपोजिशन को अलाउड नहीं किया। अ जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी वाज एड टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। मतलब जितने भी जुडिशियल कल्चर थे या जुडिशियरी थी, धीरे धीरे करके हर कंट्री में वो इस्टेब्लिश होती चली जा रही थी। मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रसिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। अधिकतर देशों की इकोनॉमी स्टार्ट तो हो गई, इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाने लगा, लेकिन सबसे पहले उन देशों में रसिया एक कंट्री था जिसका इकोनॉमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। और ये कब स्टार्ट होता है, 2000 के आसपास स्टार्ट हो जाता है वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं तो लास्ट 10 ईयर्स मान के चलिए आप, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ढुलमुल थी, काफ़ी वीक थी, और काफ़ी वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को मिल रही थी। 10 years after their independence, the reason for the revive for most of their economic was export of natural resources like oil, natural gas and minerals. Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan are major oil and gases producers. और धीरे धीरे 2000 के आसपास यहाँ की इकोनॉमी बढ़ने की स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन कंट्रीज़ के पास या रसिया के पास क्या था, बहुत सारे मिनरल्स थे, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रांग वो बना सके। मिनरल्स में क्या क्या था, उनके पास ऑयल था, नेचुरल गैस था, मिनरल्स थे। और कंट्री कौन कौन थे वो, अजरबैजान था, कजाकिस्तान था, रशिया था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। ये मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर्स थे वर्ल्ड के। अदर्स कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। बहुत सारे ऐसे भी कंट्री थे इन्हीं में से जो कि अपने यहाँ पर पाइपलाइन बना लिया, गैस पाइपलाइन, और सीधे गैस ट्रांसफ़र करने लगे, जो कि उनको आसान पड़ता बेचने में और पैसे उनको ज़्यादा मात्रा में मिलते। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिस्टार्टेड, और धीरे धीरे करके कुछ वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्टार्ट हो जाता है।